हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत को। क्या होते हैं अधिगम के सिद्धांत, क्यों सीखना चाहिए हमें अधिगम के सिद्धांत को, आइए जानते हैं। अधिगम के सिद्धांत, इन सिद्धांतों में हमें ज्ञात होता है कि एक बच्चा कैसे सीखता है, क्यों सीखता है और क्या सीखता है। ये जानना बच्चा कैसे सीखता है, क्यों सीखता है और क्या सीखता है, ये जानने के लिए हमें अधिगम के सिद्धांत को पढ़ना आवश्यक होता है। सीखने के सिद्धांत को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक व्यवहारवादी सिद्धांत और एक संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में उद्दीपनों तथा अनुक्रिया के सहचर्य से उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उसकी व्याख्या की जाती है। समझाते हैं आपको। कोई उद्दीपक है और कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, वो जानवर इस उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया करेगा, इस उद्दीपन के प्रति प्रेरित होकर के जो क्रिया करेगा और उसके जो क्रिया करने पर जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसी की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांत में की जाती है। अब आपको बताते हैं, इसमें मुख्य रूप से थॉर्नडाइक, वाटसन, स्किनर, पावलोव आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं। आपको बताते चलें कि ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो ये आपको नाम भी याद रखने होंगे। संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, संज्ञानात्मकवादी सहचर्य से नहीं सिखाते। संज्ञानात्मकवादी मानते हैं कि बच्चा जो है वो उसका एक उद्देश्य होता है, उसके अंदर कुछ सूझबूझ होता है जिसके कारण वह सीखता है ना। तो इसमें मुख्य रूप से बर्दिमर, कोफ्फा, लेविन और कोहलर आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसके अन्य कई नाम हैं जिनको हम उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत इन अन्य नामों से भी जानते हैं। आपको बताते हैं कि अन्य नाम कैसे याद रखे जा सकते हैं। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो एक बिल्ली पर किया था, जैसा कि आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया और उसके बाहर कुछ मछली के या मांस के टुकड़े डाल दिए। अब बिल्ली उस मांस को टुकड़े को देख करके बार बार उछलती थी और उछलने पर उसका एक बार पैर जिससे उस पिस्टन पर पड़ा, जिससे दरवाज़ा खुलता था और दरवाज़ा खुलने के बाद वह उस मांस के टुकड़े को खा गई। अब इसी प्रक्रिया को थॉर्नडाइक ने 10 से 15 बार दोहराया। अब बिल्ली, पहले प्रयास में बिल्ली को काफ़ी टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे बिल्ली को अब एक ही प्रयास करना होता था और वह दरवाज़ा खोल करके उस मछली के टुकड़ों को खा जाती थी। तो उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो उद्दीपक है और उद्दीपक के कारण जो प्रतिक्रिया हुई है, उद्दीपक है और उद्दीपक के कारण जो प्रतिक्रिया हुई है, उसी के आधार पर इन्होंने इसका नाम रखा उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इज दैट क्लियर? नाउ संबंधवाद का सिद्धांत। अब ये उद्दीपक है और उद्दीपक से इस बिल्ली का संबंध बना, इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया। संयोजनवाद का सिद्धांत, कनेक्ट हो गई, इस मछली के टुकड़े से बिल्ली कनेक्ट हो गई, इसलिए संयोजनवाद का सिद्धांत कहलाया।
प्रयास और भूल का सिद्धांत, प्रयास कर रही थी, भूल रही थी, इसलिए इसे प्रयास और भूल का सिद्धांत कहा गया। बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, इस उद्दीपक को देख करके बिल्ली ने बहुत सारी क्रियाएं की, इसलिए इसे बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा गया। इसी के आधार पर इसे आवृत्ति का सिद्धांत कहा गया और उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा गया। आई थिंक आपको ये बातें याद रहेंगी। थॉर्नडाइक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है तो उसके सामने एक विशेष परिस्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष क्रिया करने या प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि हमने आपको बताया, बिल्ली और यहाँ पर कुछ मछली के टुकड़े पड़े थे और वो बिल्ली जो थी वो उन मछली के टुकड़ों के देख करके कुछ प्रतिक्रिया कर रही थी और इस प्रकार उस उद्दीपक का उस अनुक्रिया से एक संबंध बन जाता है और बिल्ली का उस मछली के टुकड़ों के साथ एक संबंध बना, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। एक संबंध बन जाता है, इसलिए इसे संबंधवाद या बंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके कुछ महत्व भी हैं। यहाँ से क्वेश्चन अधिकांशतः यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा में इसके महत्व, असफलता ही सफलता की कुंजी है। ये स्टेटमेंट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको बताते चलें, ये स्टेटमेंट जो है वो थॉर्नडाइक के प्रयास और भूल के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत से बच्चे धीमे सीखने वाले तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए ये सिद्धांत बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि जो बच्चे धीमे सीखते हैं वो बच्चे एक हैबिचुअल बनाया जाता है बच्चों को सीखने के लिए, उसकी आदत डाली जाती है उस काम को करने की। तो जो बच्चे धीमे सीखते हैं या जो मंदबुद्धि बालक हैं उनके लिए सिद्धांत बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इस सिद्धांत से बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम जैसे गुणों का विकास होता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे बार बार प्रयास करेंगे तो उनके अंदर परिश्रम जैसे गुणों का विकास होगा, धैर्य भी, लगन भी गुणों का विकास होगा। बच्चे साइकिल चलाना, टाई की गांठ बांधना, चलना इत्यादि बहुत सी क्रियाएं इसी प्रकार सीख जाते हैं। ये सिद्धांत के आधार पर सीखने के नए नियमों की खोज की जाती है। इसके कुछ दोष भी हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सिद्धांत के दोष, यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है। अब बच्चे से वही बार प्रक्रिया कराई जाएगी, वही क्रिया कराई जाएगी, तो उसमें टाइम अधिक नष्ट हो जाता है और बच्चा व्यर्थ के प्रयत्न पर बल देने लगता है। फिर वही क्रिया जो सीख चुका है फिर भी वही उसी क्रिया को दोहराया जाता है। तो इसमें व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल दिया जाता है और सीखने के समय जो है वो अधिक नष्ट हो जाता है। इस सिद्धांत में अधिगम की प्रक्रिया यांत्रिक रूप से संपन्न होती है, हैबिचुअल बनाया जाता है बच्चों को। इसमें ये सिद्धांत